पहला प्रश्न है मलक्का जलसंधि। मलक्का जलसंधि किस किस को जोड़ती है? तो दोस्तों ये जो जलसंधि है ये शब्द ये बताता है कि दो जलराशियां मिलेंगी, जहां दो जलराशियों को मिलाने वाला जो प्रारूप है उसको जलसंधि कहते हैं। और मलक्का नाम से स्थापित है तो कहाँ है, किसको कहा जाता है? तो मान लीजिए यहाँ दो लैंड एरिया हैं, ये जमीन है और यहाँ पास एक व्यापक सागर है, इधर भी कोई व्यापक सागर है। तो ये जो संकरा एरिया रहता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जलसंधि बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? जलसंधि। एक शब्द और सुने होंगे जल डमरू मध्य। तो जब कोई आकृति ऐसे हो, यहाँ ये स्थल भाग हो और इसके बीच जल एरिया हो, तो यहाँ पास जो जल संधि होगी उसको हम जल डमरू मध्य भी कहते हैं, क्योंकि इसका आकार लगभग डमरू के आकार का हो जाता है, तो इसको जल डमरू मध्य से भी बताया जाता है। अब यहाँ पूछा गया है कि किस किस को जोड़ती है। तो जल संधि जो होती है वो जल को जोड़ती है, जल राशि को जोड़ती है। जलधन संधि मतलब जल राशि को जोड़ने वाली। तो किसको जोड़ेगी? सागर या खाड़ी को जोड़ेगी। तो ये जल संधि जो है अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। इसका नाम है मलक्का जल संधि। ये मलक्का प्रायद्वीप के पास है। हमारा जो भारत का ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पास जो अंडमान सागर है और ये मलक्का प्रायद्वीप है, और इधर जो है दक्षिणी चीन सागर है। यहाँ मलक्का प्रायद्वीप के पास इस सागर को और अंडमान सागर को जोड़ती है। तो ध्यान रखेंगे मलक्का जल संधि किसको किसको जोड़ती है? अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर। अर्थात जल संधि उसे कहते हैं जो जल राशियों को जोड़ती है लेकिन स्थल भागों को अलग करती है। तो जल राशि का काम होता है स्थल भागों को जोड़ना, यानी स्थल रूपों को जोड़ना और जल रूपों को जोड़ना और स्थल रूपों को अलग करना। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। डॉल्फिन चैलेंजर कटक। डॉल्फिन चैलेंजर कटक जो है कहाँ है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों कटक क्या होता है? भूगोल में अब बहुत से ऐसे शब्दावली जिसका आप यथार्थ अर्थ समझ लें तो बहुत आसान हो जाएगा उसका उत्तर जानना। तो कटक क्या होते हैं तो जानिएगा। हमारा जो एरिया है, मान लीजिए ये स्थल भाग है, यहाँ जो होते हैं पर्वत, पठार, मैदान, इनको हम उच्चावच कहते हैं। उच्चावच क्या होते हैं? उच्चावच धरातल की ऐसी भू आकृतियां जो इनको ऊंचाई के आधार पर बांटा जाता है और देखने के आधार पर उनमें भिन्नता होती है। जैसे सबसे ऊंचे होते हैं पर्वत, पर्वत के बाद क्या होता है? पठार, फिर सबसे नीचे क्या होता है? मैदान। तो ये पर्वत हो गया, फिर उसके बाद पठार हो गया और फिर हो गया मैदान। पर्वत, पठार, मैदान में क्या अंतर है? पर्वत ऐसे धरातलीय उच्चावच हैं जो शिखर के रूप में होते हैं, इनका जो ढलान होता है सपाट होता है। पठार क्या होते हैं? पठार तो ऊंचे स्थान होते हैं, पहाड़ से यानी पठार से पर्वत से नीचे भी हो सकते हैं, ऊंचे भी हो सकते हैं, लेकिन उनका अंतर यह है कि इनका जो ऊपरी जो भाग है वो सपाट होता है। ठीक, शीर्ष नुकीला नुमा नहीं होता। शीर्ष नुकीला नुमा हो जाएगा तो पर्वत या पहाड़ कहलाएगा, और यदि वो सपाट है तो उसको हम कहेंगे पठार। जैसे पामीर, तिब्बत का पठार विश्व की छत कहलाता है, लेकिन सबसे ऊंचा है तो पर्वत नहीं कहलाएगा। क्यों कहलाएगा पठार? क्योंकि उसका जो सपाट ऊपरी हिस्सा है वो सपाट है, न कि नुकीला है। ठीक है, नुकीला जैसे हमारा माउंट एवरेस्ट ग्लेशियर जहां है हिमानी, तो वहां वो नुकीले हिस्से हैं, इसलिए उनको हम पर्वत कहते हैं। तो पर्वत का ऊंचा जो शिखर है वो नुकीला होता है या ढलान स्लोप उसका ज्यादा होता है पर्वत। ठीक, और ये जो है नीचे वाला स्थान मैदान कहलाता है। मैदान क्या होते हैं? ये मैदान जो होते हैं समुद्र तल से 200 मीटर ऊंचे अधिकतम होते हैं और ये समतल होते हैं। ठीक है, समतल जमीन से जुड़े हुए, और यहाँ प्रायः उपजाऊ मिट्टी ही होती है। तो ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पूछा गया है कटक क्या होता है। तो दोस्तों जिस तरीके से हमारी जो जमीन है, जमीन भाग में जो ऊंचे क्षेत्र होते हैं, पर्वत के भंडार, पत्थरों के भंडार, उनको हम क्या कहते हैं? पत्थर। लेकिन जो सागर में ऊंचे पर्वत होते हैं, मान लीजिए ये बहुत विशाल सागर है और यहाँ जो पर्वत हैं वो आपको दिखेंगे नहीं क्योंकि वो सागर में है, पानी के नीचे हैं। तो सागर के नीचे भी ऐसे बहुत सारे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं, लेकिन उस विशाल जल राशि के कारण हमको दिखाई नहीं देते, उनको हम कटक कहते हैं। तो स्थल भाग में जो दिखाई देने वाले पर्वत हैं उनको हम पर्वत कहते हैं, और जो उच्चावच समुद्र में डूबे हुए हैं, आंशिक रूप से दिखाई देते हैं, जिनको हम द्वीप कहते हैं। वो इनके जो कुछ भाग
ऊपर उभर आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? द्वीप। द्वीप क्या होता है? द्वीप ऐसा एरिया होता है, द्वीप ऐसी भूआकृति है, स्थिर स्थलाकृति है जिसके चारों तरफ क्या हो? पानी हो और बीच में क्या हो? भूमि हो। तो ऐसे हम स्थल को क्या कहते हैं? ऐसे स्थल भाग को द्वीप कहते हैं, यानी ऐसा स्थल भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो द्वीप कहलाता है। तो द्वीप जो है, द्वीप के रूप में ये दिखाई देते हैं कटक। तो कटक शब्द से मतलब है समुद्र के अंदर यानी पानी के अंदर डूबे हुए पर्वत, ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं। माउंट एवरेस्ट से भी कई ऊंचे पर्वत हैं, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया डॉल्फिन कटक, चैलेंजर कटक, मतलब डॉल्फिन पर्वत और चैलेंजर पर्वत। लेकिन हम पर्वत नहीं कहेंगे। क्यों पर्वत नहीं कहेंगे? क्योंकि समुद्र के पर्वत हैं, तो उसके लिए हम कटक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा कटक। ये कहाँ स्थित है? तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। दोस्तों अटलांटिक महासागर, जो महासागर है अटलांटिक महासागर, ये जब आप विश्व का भूगोल पढ़ते हैं तो जो एशिया महाद्वीप है, उसके बाद यहाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और इधर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इधर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ठीक। यहाँ जो ये जो महासागर है उसको हम कहते हैं प्रशांत महासागर, ठीक। लेकिन इसके ऊपरी पूर्वी तरफ और यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी तरफ, अभी हम प्रशांत महासागर का देख लिए, एशिया के पूर्व में और अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में। कौन सा है ये? प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर है। लेकिन यदि हम अटलांटिक महासागर की बात करें तो आप तो ये देखें हैं, मान लीजिए उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिण अमेरिका है, ठीक। ये दक्षिण अमेरिका है। तो इसके इधर साइड जो यूरोप महाद्वीप है, यहाँ ये यूके है, इसके बाद ये अफ्रीका है और यहाँ जो एस आकृति का महासागर है इसको हम कहते हैं अटलांटिक महासागर। और ये जो महासागर है ये समुद्र के नीचे, ये महासागर क्या कहते हैं? अटलांटिक महासागर। और इस महासागर में इस तरीके से एक संरचना पाई जाती है, ठीक। इसकी आकृति तो एस के आकार की है क्योंकि ये स्थल भाग इधर है और जलीय भाग इस तरीके से है। तो इसको हम अगर आकार में देखेंगे तो लगभग एस आकृति का आता है। अब इस महासागर में यहाँ ये जो पट्टी है, यहाँ ये जो ऊंचे ऊंचे छोटे छोटे द्वीप दिखाई देंगे, लेकिन ये आंतरिक रूप से पर्वत है। और यही पर्वत क्या कहलाता है? अटलांटिक कटक। क्या कहलाता है? अटलांटिक कटक। और यह भूकंप ज्वालामुखी प्रवण क्षेत्र भी है, यहाँ ज्वालामुखी पट्टी पाई जाती है। और ये जो डॉल्फिन कटक है, चैलेंजर कटक है, इसी के भाग है। तो ये जो यहाँ पास से जाती है भूमध्य रेखा, ठीक, और ये भूमध्य कर्क रेखा जाती है इधर और यहां से जाती है भूमध्य रेखा। तो यहाँ पास हमारा क्वेश्चन ये है कि डॉल्फिन कटक कहाँ है और चैलेंजर कटक कहाँ है? तो जो उत्तरी भाग है ये डॉल्फिन कटक कहलाता है, ठीक, इसको हम डॉल्फिन कटक कहते हैं। और दक्षिणी भाग कहलाता है चैलेंजर कटक। क्या कहलाता है? चैलेंजर कटक। तो ध्यान रखिएगा, कटक, चैलेंजर कटक, डॉल्फिन कटक अटलांटिक महासागर में है। उत्तरी भाग डॉल्फिन, दक्षिणी भाग चैलेंजर कटक कहलाता है। और कटक क्या है? समुद्र में डूबे हुए पर्वत हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो दोस्तों ये जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी क्या होते हैं? ज्वालामुखी एक ऐसी क्रिया है, ऐसी भौगोलिक क्रिया है जिसमें समुद्र के अंदर तीव्र तापमान, दबाव, घनत्व के कारण जब धरती के नीचे का जो मैग्मा है, जो चट्टानों की पिघली अवस्था है, वो धरती पर किसी छिद्र के रूप में बाहर आ जाता है, जिसमें जलवाष्प होती हैं, धूल कण, गैस कण, बहुत सारे खनिज तत्व मिश्रित अवस्था में रहते हैं। और वह लावा जो गर्म तप्त चट्टानों की भांति है स्थल भाग में आकर फैल जाता है, ठीक, स्थल भाग में आकर क्या हो जाता है? यहां से निकला और यहाँ फैल गया, ठीक, बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं, यहाँ से गैसें भी निकलती हैं। तो ये शंक्वाकार आकृति में कई प्रकार की स्थलाकृतियां बनाता है, फैकोलिथ, बैतोलिथ हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पूछा गया है कि ये ज्वालामुखी की हमने बात कर दी। ज्वालामुखी क्या होता है? ये मैग्मा जो है, मैग्मा नीचे रहता है, वो जब ऊपर आता है तो उसको हम लावा कहते हैं, ठीक, ठंडा हो जाता है, कठोर हो जाता है, तो कई बार ऊंचे ऊंचे पर्वत भी बन जाते हैं और यहाँ से कई खनिजों की प्राप्ति होती है, ठीक, बहुमूल्य खनिज। पूछा गया है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो दोस्तों ज्वालामुखी जो है दुनिया में कई जगह पाए जाते हैं और उन्हीं में से एक क्षेत्र है भूमध्य सागर। आप जब यूरोप महाद्वीप पढ़ते हैं, यूरोप महाद्वीप के बाद यहाँ पास ये अफ्रीका महाद्वीप है और
अफ्रीका महाद्वीप के पास ये भूमध्य सागर है यहाँ, फिर कुछ और ये लैंड एरिया है, ठीक। तो यहाँ पास भूमध्य सागर है और यहाँ है इटली, ये भूमध्य सागर है और ये इटली है। इटली देश में एक प्रांत है सिसिली प्रांत, सिसिली प्रांत में किनारे एक द्वीप है, उसका नाम है लिपारी द्वीप। और लिपारी द्वीप में जो ज्वालामुखी है उसको हम कहते हैं स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है, इटली में स्थित है, लिपारी द्वीप में स्थित है, सिसिली प्रांत में स्थित है, सिसिली प्रांत में। और ये कहाँ है? इटली में। तो ध्यान रखेंगे, ठीक, लिपारी द्वीप में स्थित है। इसका उपनाम क्या है? इसको जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। माने ये जो ज्वालामुखी उद्गार है इसके कारण भूमध्य सागर में प्रकाश की भांति, अंगारे की भांति प्रकाश की संज्ञा इसको दी गई है। इसके कारण वो क्षेत्र जो चमकदार होता है, चमकता है, तो वहां प्रकाश स्तंभ की भांति दिखाई देता है। इसीलिए स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछा गया है, आप इसको नोट करें, दिमाग में बैठा के रखें, ठीक। तो आप जब वीडियो को बार बार देखेंगे, तन्मयता से देखेंगे, जो महत्वपूर्ण तथ्य आपको भूल जाते हो उनको नोट कर लेंगे, तो आपको जितने भी आप प्रश्न पढ़ेंगे उसके आंसर सुनेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। बस आपको एक बार अच्छे से समझ लेना है और जो चीजें भूलने योग्य हैं उनको नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं? तो दोस्तों, जो रेगिस्तान में बालू के स्तूप बनते हैं वो किस रूप में बनते हैं? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं रेगिस्तान होता क्या है। रेगिस्तान ऐसा मैदानी क्षेत्र होता है या ऐसा एरिया है, धरातली क्षेत्र है, जहां वर्षा कम होती है। डेजर्ट इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक। मरुस्थल पर्यायवाची है, ठीक। तो मरु मतलब होता है धूल और स्थल माने स्थल भाग, ठीक। तो मरुस्थल जहां वायु ज्यादा चलती है, कंकड़ पत्थर होते हैं, वर्षा कम होती है, ऐसे स्थान को हम रेगिस्तान कहते हैं। और दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा अफ्रीका में है, सहारा रेगिस्तान। भारत में सबसे बड़ा कौन सा है? थार रेगिस्तान। भारत में दो रेगिस्तान है, एक उष्ण और एक शीत। उष्ण रेगिस्तान थार का मरुस्थल विश्व का 10वां है और शीत मरुस्थल है भारत में लद्दाख में शीत मरुस्थल। लद्दाख में शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां वर्षा नहीं होती, वहां हिमकण, हिम आच्छादन बना रहता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है बनने वाले बालू के स्तूप किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण है। तो दोस्तों, जो रेगिस्तान एरिया होता है वहां हवाएं चलती हैं और तीव्र गति से जब हवाएं चलती हैं, यानी जहां क्षेत्र में तापमान ज्यादा होगा, हवाएं हल्की होकर ऊपर उठ जाएंगी, तो वहां लो बन जाएगा क्या? हाई प्रेशर। और वहां लो प्रेशर बन जाएगा। तो जहां हाई प्रेशर है वहां से हवाएं लो प्रेशर की ओर चलेंगी और ये हवाएं जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएंगी तो अपने साथ जो ये मार्ग में छोटे छोटे कण होंगे या चट्टाने होंगी, इनको संघर्ष करते हुए आगे बढ़ेंगी। तो इसके कुछ कण टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे और वो भी हवा के साथ उड़कर यहाँ इकट्ठे होते जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इकट्ठे होते जाएंगे। और एक ऐसा समय आएगा जब ये भाग जो है एक प्रकार से पर्वत के रूप में बन जाएगा। माने ये ऐसे ऐसे इकट्ठा हुए, धीरे धीरे और ऊंचा हो गया, तो इस प्रकार से ये टीले नुमा बन जाएगा। और ये जो छोटे छोटे धूल के कण हैं, रेत के कण हैं, वो इकट्ठा होकर आगे किस रूप में बन जाएंगे? पत्थर के, पर्वत की आकृति के रूप में बन जाएंगे, ऐसे ऐसे बन जाएंगे, ठीक। तो इसको हम कहेंगे संचित पर्वत, ठीक। क्या कहेंगे? संचित पर्वत कहेंगे, एक्यूमुलेटेड पर्वत, ठीक है। तो इस तरीके से रेगिस्तान में बनने वाले जो बालू के स्तूप हैं वो क्या बनाएंगे? संचित पर्वत। संचित माने इकट्ठा, उन धूल के कण, कंकड़ पत्थर, ठीक, रेत वगैरह, इन सब का मिलन बन जाएगा संचित पर्वत। लोयस का पठार कहाँ अवस्थित है? दोस्तों, लोयस का पठार, पठार तो हमने बताया क्या है। पठार धरातली उच्चावच का एक प्रकार है। पर्वत के बाद पठार, पठार के बाद मैदान, ठीक। तो लोयस का नाम, लोयस नाम से जो पठार है वो कहाँ अवस्थित है? दोस्तों, ये जो लोयस का पठार है, लोयस का पठार है, ये जो है वायु द्वारा मैदान का निर्माण करता है, ठीक है। यहां पास लोयस के पठार में
वायु अपर्दन के द्वारा, वायु के अपर्दन के द्वारा, वायु के अपर्दन द्वारा क्या बनता है? मैदान बनता है। ठीक, उस पठार में क्या बनता है? मैदान बनता है। और वहां फिर उपजाऊ, जैसे ये अपर्दन होगा, हवाएं चलेंगी, यहाँ से पठार से जो ऊंचे धूल के कण, बालू के कण हैं, इनको इकट्ठा करके ये हल्के रूप में यहाँ इकट्ठा करेगी जमीन में। और इसमें फिर जब कभी बारिश होगी पछुआ हवाओं के द्वारा, तो ये बारिश होगी तो ये जो मिट्टी है, मिट्टी के पत्थर के छोटे छोटे कण हैं, नरम हो जाएंगे, इनमें रासायनिक परिवर्तन होगा और मिट्टी में बदल जाएंगे अपघटित होकर। इस प्रकार से लोएस के मैदान का निर्माण भी होगा। क्या होगा? लोएस का मैदान का निर्माण होगा। और ये जो विशेषता है, ये जो क्षेत्र हैं, ये कहाँ मिलेंगे आपको? चीन में मिलेंगे। ठीक है, चीन में, पूर्वी चीन में मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो बताएंगे सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो यहां है एक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ठीक, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक है एंडीज पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला है ये? एंडीज पर्वतमाला। और यही एक देश है इक्वेडोर। क्या है? एक इक्वेडोर है। और इक्वेडोर में एक ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, उसका नाम था कोटोपैक्सी। क्या नाम था? कोटोपैक्सी। और इसकी ऊंचाई, ये ज्वालामुखी पर्वत था, हमने बताया कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो बहुत सारे जो लावा इकट्ठा करता है, तो अगर बहुत विशाल मात्रा में हुआ तो ये जो संरचना बनी, अगर ये ऊपर से नीचे ढलान के रूप में बन गई और ये फिर ठोस हो गई तो बन जाते हैं पर्वत। ठीक, पर्वत बन जाते हैं। तो इस आधार पर इक्वेडोर में भी एक कोटोपैक्सी ज्वालामुखी बना और यहाँ जो है एक पर्वत बना जिसकी ऊंचाई 5807 मीटर हुई, 5897 मीटर। तो इस प्रकार से दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत हो गया। ये कहाँ है? कोटोपैक्सी, इक्वेडोर में। और इक्वेडोर कहाँ है? इक्वेडोर है दक्षिण अमेरिका में। कहाँ है ये? दक्षिण अमेरिका में। और यहीं से जो है, यहीं से कर्क रेखा भी गुजरती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, रेशेदार क्या होता है? मतलब रेशे के रूप में, छोटे छोटे छिद्रों के रूप में, ऐसे ऐसे ये जो छोटे छोटे बादल हैं, ये इसके रूप में दिखाई देगा। और ये जो मेघ होंगे ये क्या कहलाते हैं? तो जो बादल हैं, बादल के कई प्रकार होते हैं। एक होता है पच्छाव मेघ। ठीक, पच्छाव मेघ के बाद आता है कपासी मेघ, जो इस तरीके से होंगे। और फिर एक होता है स्तरी मेघ। स्तरी मेघ जो है इस तरीके से समूह के रूप में होंगे, तो ये कपासी वर्षा मेघ कहलाते हैं। और सबसे नीचे स्तरी मेघ होते हैं। ठीक, तो ये जो रेशेदार के रूप में होंगे, सबसे ऊंचाई पर स्थित होंगे और इनको हम कहेंगे पच्छाव मेघ। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये पक्षियों के पंखनुमा छोटे छोटे, इनको पच्छाव क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि पक्षियों के पंख के रूप में, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में सबसे ऊंचे स्थान में दिखाई देते हैं, इनको हम पच्छाव मेघ कहते हैं। आगे बात करते हैं, सत्य कथनों का चुनाव करें। तो इसमें से जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें से आपको चुनाव करना है कि सत्य कौन सा है। तो स्टेटमेंट सीधे पढ़ते हैं हम। पहला लिखा हुआ है, हवा के तेज वेग से चलने वाले रेतीले टीलों को क्या कहा जाता है? यानी जब मरुस्थल क्षेत्र में या जिस भी क्षेत्र में हवा तेज चलेगी, उससे जो कंकड़ पत्थर उड़कर जाएंगे और एक टीला बनेगा, उसको हम क्या कहेंगे? तो उस टीले को हम कहते हैं मरु टिब्बा। ठीक, क्या कहेंगे उसको हम? मरु टिब्बा। माने धूल रेत के कण जो इकट्ठा बहुत तेज गति से मिलकर निर्माण करते हैं, उसको हम मरु टिब्बा कहते हैं। ये राजस्थान में देखा जा सकता है। नवचंद्राकार रेतीले टीकों को अगर बात करें तो नवचंद्राकार जो रेतीले टीके बनेंगे उनको हम इस तरीके से बन सकते हैं या इस तरीके से बन सकते हैं। उनको हम क्या कहेंगे? तो उनको हम कहेंगे बरखान। क्या कहेंगे? बरखान कहेंगे।
ठीक, तो ये भी कथन गलत है और ये भी कथन गलत है। हवा के तेज वेग से चलने वाले रेतीले टीले मरु टिब्बा कहलाते हैं और नवचंद्राकार रेतीले टीलों को हम बरखान कहते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं। पेडी प्लेन पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, बिल्कुल सही है। ये जो पवन है अपने साथ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर उड़ाकर एक मैदान का जो निर्माण करती है उसको हम क्या कहते हैं, पेडी प्लेन। ठीक, और जिस तरीके से होता है पेनी प्लेन, पेनी प्लेन जो होता है नदी द्वारा, नदी जब बहती है अपने साथ बाढ़ के किनारों पर जो मिट्टी के कण इकट्ठा कर देती है, वो जो मैदान बनता है उसको हम पेनी प्लेन कहते हैं। और हवा जो मरुस्थल क्षेत्र में धूल के कण इकट्ठा करके मैदान बनाती है उसको हम पेडी प्लेन कहते हैं। प्लेन मीन्स मैदान और पेडी मीन्स धूल के द्वारा, वायु के द्वारा बनाया गया। टोम्बोलो क्या होता है, सागरी जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। ये सही है, ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा और चौथा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? तो दोस्तों शीत मरुस्थल किसको कहते हैं? हमने बात करी उष्ण मरुस्थल, शीत मरुस्थल की। उष्ण मरुस्थल क्या होते हैं? जहां वर्षा कम होती है और गर्मी ऋतु होती है, गर्मी ज्यादा होती है। ठीक, और ये कहाँ बनते हैं? ये मैदानी क्षेत्रों में बनते हैं। ठीक, जो शीत मरुस्थल होता है ये पहाड़ों के ऊपर बनते हैं। क्यों? क्योंकि वहां टेम्परेचर कम होगा, हिमानी का प्रभाव रहेगा, माने बर्फ, वहां चट्टानें मिलेंगी, ग्लेशियर मिलेंगे। जैसे हमारे हिमालय में, भारत में जो हिमालय पर्वत है, यहाँ सियाचिन ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है। ठीक, बहुत सारे ग्लेशियर हैं इस हिमालय पर्वत में। तो यहाँ जो लद्दाख है, लद्दाख में हमको क्या मिलेगा? शीत मरुस्थल मिलेगा। वहां वर्षा नहीं होगी। मरुस्थल ऐसे क्षेत्र कहलाते हैं जहां वर्षा नहीं होती, कंकड़ पत्थर भी होते हैं, चट्टानें होती हैं। तो जैसे राजस्थान में आपको मिलेगा उष्ण मरुस्थल, गर्म मरुस्थल, और लद्दाख में मिलेगा शीत मरुस्थल। पूछा गया किस प्राकृतिक प्रदेश में शीत मरुस्थल कहलाता है, तो हम कहते हैं उसको टुंड्रा प्रदेश। क्या कहलाता है वो? टुंड्रा प्रदेश। भूगोल में अगर आप नक्शा देखेंगे कभी, तो भूगोल में जो नक्शा आप देखेंगे उसमें जो पृथ्वी का एक, मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो इसका जो ध्रुवी वाला रीजन है, ध्रुवों के पास में, यहाँ पास यानी 60 डिग्री अक्षांश, 60 डिग्री अक्षांश के बाद ऊपर वाला एरिया क्या कहलाएगा? टुंड्रा कहलाएगा। वहां ठंडी ऋतु जलवायु होगी, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? टुंड्रा। ऐसे दक्षिण गोलार्ध में भी है, तो नीचे के क्षेत्र को इधर आर्कटिक महासागर के ऊपर आर्कटिक प्रदेशों के क्षेत्र, जैसे साइबेरिया, साइबेरिया जो है रूस का हिस्सा है, उसके आसपास उत्तर का क्षेत्र कहलाता है टुंड्रा। तो टुंड्रा प्रदेशों में कौन से मरुस्थल मिलते हैं हमको? शीत मरुस्थल मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन से मरुस्थल मिलेंगे? शीत मरुस्थल मिलेंगे। आगे बात करते हैं। सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन घाटी कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों सिलिकॉन घाटी क्यों कहा गया है, कहाँ है, कहाँ अवस्थित है, यह बताना है। सिलिकॉन क्या होता है? सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर होता है। एक ऐसा तत्व है जिसका प्रयोग आईसी चिप बनाने में किया जाता है। हमारा जो मोबाइल है, मोबाइल में हम जो चिप यूज करते हैं, उस चिप का निर्माण सिलिकॉन से होता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन तत्वों का प्रयोग आईसी चिप के रूप में होता है, सेमीकंडक्टर के रूप में होता है, ट्रांजिस्टर बनाने में किया जाता है। तो सिलिकॉन से बनी होती है चिप। तो इसका जो कारखाना है वो कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को जगह है, और वहां जो है सिलिकॉन से, सिलिकॉन को एसआई से डिनोट करते हैं, एसआई से दर्शाते हैं, और इससे जो है आईसी चिप बनाने का, आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको फुल फॉर्म बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत परिपथ, इसके बनाने के कई कारखाने अवस्थित है। इसका प्रारंभ वहीं से हुआ था। तो ये कहाँ है आपका? कैलिफोर्निया में। और ये कहाँ है? यूएसए में। यूएसए में कैलिफोर्निया में, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक, ये वही स्थान है जहां संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जो विचारधारा है या उसका विचार है, उसको कार्य रूप में, लक्ष्य के रूप में हस्ताक्षर के द्वारा परिणित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुर्काना झील कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों
तुर्काना झील की अगर हम बात करें तो ये कहाँ मिलेगी हमको, तो ऐसी बहुत सारी नदियां, झीलें, पर्वत, पठार, जनजातियों के नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो कभी चर्चा में रहे हों या किसी विशेषता के कारण फेमस हो। तो जो तुर्काना झील है एक खारे पानी की झील है। कैसी झील है? खारे पानी की झील है। और ये जो है ये केन्या में अवस्थित है। केन्या कहाँ है? अफ्रीका में है। ठीक, तो केन्या किस देश में है? अफ्रीका में स्थित है। और यही जो है कौन सी झील स्थित है? तुर्काना झील अवस्थित है। तो ध्यान रखिएगा केन्या में कौन सी झील अवस्थित है? तुर्काना झील। आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट में संबंधित सत्य कथनों पर विचार करें। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट हैं, कुछ सही हैं, उनको विचार करना है। फुदोरजी के बारे में बताया गया है, बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति। ये बिल्कुल सही है, ये भारत के थे और सन 1984 में 5 मई 1984 को इन्होंने 5 मई 1984 को क्या किया? माउंट एवरेस्ट फतह किया और बिना ऑक्सीजन के। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के ये सैनिक थे और बाद में इनकी असम राइफल्स में किसी अभियान में मृत्यु हो गई थी। जॉर्डन रोमेरो जो है विश्व में सबसे कम उम्र में एवरेस्ट शिखर चढ़ने वाले अमेरिकी व्यक्ति हैं। ये कौन से हैं? अमेरिकी के, यूएसए के हैं, अमेरिका के हैं, अफ्रीका के नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। और कामी रीता शेरपा सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले नेपाल के व्यक्ति हैं। ये सही है। मालावत पूर्णा विश्व में सबसे कम उम्र में एवरेस्ट चढ़ने वाली भारतीय महिला है। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। तेलंगाना की थी और ये लड़की 13 साल 13 वर्ष 11 माह में माने लगभग 14 साल की उम्र में इन्होंने 2014 में क्या किया? माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, सफल चढ़ाई करी। तो इसको हम ध्यान रखेंगे। इसमें ये वाला गलत है, बाकी सब सही है ना। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है विश्व में जो नगर हैं और नदी के किनारे, तो नगरों के नाम और नदी इनका मिलान करना है। काहिरा क्या है? मिस्र की राजधानी है और मिस्र कहाँ है? अफ्रीका में है। और वहां से कौन सी नदी निकलती है? नील नदी। तो नील नदी का प्रवाह उस क्षेत्र से होता है। नील नदी के किनारे कहाँ है? माहिरा स्थित है, काहिरा स्थित है। काहिरा क्या है? मिस्र की राजधानी, इजिप्ट की राजधानी है। इसीलिए मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। नील नदी वहां है, वहां नील नदी के द्वारा चूंकि अफ्रीका महाद्वीप सहारा रेगिस्तान के कारण वो अनुपजाऊ क्षेत्र में आता है, लेकिन यहाँ नील नदी चली जाती है, उस क्षेत्र में अच्छी खेती होती है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे नील नदी का वरदान। पर्थ क्या है? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और ये ऑस्ट्रेलिया में जो पर्थ बंदरगाह है, पर्थ शहर है, वो स्थित है स्वान नदी के किनारे। ओटावा कर्नाटक की राजधानी है, कनाडा की राजधानी है और यह जो है सेंट लॉरेंस नदी के किनारे अवस्थित है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है और यह सीन नदी के किनारे अवस्थित है। तो इस तरीके से इसका आंसर हम देख चुके। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? तो दोस्तों भू आवेष्टित क्या होता है? भू आवेष्टित का मतलब है लैंड लॉक्ड। लैंड लॉक्ड का मतलब क्या है? जैसे ये कोई एरिया है, ठीक, और यहाँ कोई देश स्थित है, यहाँ क्या है? महासागर है, यहाँ भी महासागर है, ठीक, यहाँ भी महासागर है। तो यहाँ मान लीजिए कोई देश है ए और यहाँ कोई बी, ठीक, तो इधर भी कोई देश है, लेकिन एक देश ये है, ठीक है। तो ये देश जो अकेले हैं, इसके अगल बगल में कोई और देश होंगे, तो ये लैंड लॉक्ड कहलाएंगे। लैंड लॉक्ड का मतलब जमीनों से घिरा हुआ, ये लैंड एरिया से घिरा हुआ, धरातल से घिरा हुआ, जल का संपर्क ना हो। और ये जो देश है इसके बगल में क्या है? महासागर है, इधर स्थल भाग है, तो ये लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं होगा, लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं होगा। भारत कैसा देश है? भारत लैंड लॉक्ड है क्या? तो भारत लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, क्योंकि इसके दक्षिण में हिंद महासागर है, ठीक। कवि सोम ठाकुर ने कहा भी है कि सागर चरण पठारे गंगा शीश चढ़ाए नीर, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर। तो दक्षिण में हिंद महासागर हमारा चरण पखारता है, ऐसा कवि का कल्पना है। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है?
तो सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश है कजाकिस्तान। ठीक, ध्यान रखिएगा, कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है। हमारे मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश लैंड लॉक्ड राज्य है, भू आवेष्टित राज्य है ना। आगे बात करते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों एक तरफ दिया है देश, एक तरफ दी है राजधानी, तो राजधानी भी आपको याद रखना चाहिए, मुद्रा, ये सब क्वेश्चन आते हैं। एस्टोनिया क्या है? एस्टोनिया एक देश है, इसकी राजधानी है तालिन, ये सही है। हंगरी, हंगरी की राजधानी जो है बुखारेस्ट, ये गलत है, क्योंकि हंगरी की राजधानी होती है बुडापेस्ट। क्या है? बुडापेस्ट। ठीक, और माल्टा की राजधानी है वालेट्टा, सही है। लात्विया की रीगा, लात्विया की राजधानी है रीगा, बड़ी री आ जाएगी इसमें। ठीक, तो इस तरीके से ये सही है, माल्टा की वालेट्टा, लात्विया की रीगा, हंगरी की बुडापेस्ट है, और बुखारेस्ट जो राजधानी है रोमानिया की है। किसकी है? रोमानिया की। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व के किस देश में समुद्री सीमा ज्यादा है? तो दोस्तों समुद्री सीमा किस देश की ज्यादा है? तो बताना है इन ऑप्शन में से कौन से देश की ज्यादा है। तो आप देखे होंगे ये जो ये है आपका ये कटा फटा तट वाला, ये उत्तर अमेरिका है और ये दक्षिण अमेरिका है। उत्तर अमेरिका में यहाँ से इधर कनाडा है और 49वीं समांतर रेखा है। कौन सी? 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा को, ये यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, और जो बाइडेन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। कनाडा जो है उत्तर में है और यहाँ से रॉकी पर्वतमाला आप जानते ही हैं, इधर कैलिफोर्निया है। तो कनाडा के चारों तरफ इधर है प्रशांत महासागर, इधर प्रशांत महासागर, इधर अटलांटिक महासागर। ठीक, तो दोनों तरफ महासागर है, ऊपर में यहाँ ग्रीनलैंड द्वीप है और ये आर्कटिक महासागर है उत्तर में। तो चारों तरफ से स्थल जल से घिरा हुआ है। तो इसकी कटी फुटी मतलब इसकी जो समुद्र तट रेखा है बहुत सारी ज्यादा है, छोटे छोटे द्वीपों से बनी है। उन सबको टोटल करेंगे तो सबसे ज्यादा जाएगी किसकी? कनाडा की। ठीक, इसकी तट रेखा लगभग 2.02 लाख किलोमीटर है। कितनी है? मतलब इसकी 2 लाख किलोमीटर समुद्र तटीय सीमा है, मतलब इतना एरिया समुद्र को स्पर्श करता है, सबसे ज्यादा है कनाडा का। उसके बाद कौन सा देश आएगा? उसके बाद आ जाता है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में 54,000। ठीक, 54,000। संयुक्त राज्य अमेरिका भी कुछ सीमा इसकी स्पर्श करती है और रूस की भी, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा कौन सा है? कनाडा। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की कितनी है समुद्र को स्पर्श करने वाली सीमा? 7516 किलोमीटर। कितनी है? 7516 किलोमीटर, कम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या दी है, उनका मिलान करना है। तो ये भारत के परिवहन से संबंधित प्रश्न है, आप इसमें मिलान करना है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या से। तो दोस्तों जिस तरीके से नेशनल हाईवे है उसी तरीके से जल क्षेत्र से यानी जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उनका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया और उनको नाम दे दिया। पहला है राष्ट्रीय जलमार्ग 1। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 संख्या जो है इलाहाबाद से हल्दिया के बीच जो अंतर्देशीय जल परिवहन है, नदियों के माध्यम से परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा नदी के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इसको नाम दिया गया। ठीक, दूसरा आता है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है सदिया से धुबरी, ये जो है आपको मिलेगा आसाम अरुणाचल प्रदेश के पास, आसाम अरुणाचल प्रदेश सीमा में। ये इलाहाबाद से हल्दिया तक जाएगा, पश्चिम बंगाल तक इलाहाबाद से, ठीक है, उत्तर प्रदेश से। और नेक्स्ट राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 जो है ये स्पर्श करेगी आपकी कोल्लम से कोट्टापुरम। ये कोल्लम से कोट्टापुरम कहाँ है? केरल में है। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 काकीनाड से मरक्कानम, ये जो है आपका मिलेगा आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में मिलेगा। तो ये नदियों के माध्यम से जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए इनका राष्ट्रीयकरण करके इनका नामकरण किया गया है।
ताकि जो स्थानीय लोग हैं वो इससे लाभान्वित हो सकें, क्योंकि जल परिवहन एक सस्ता परिवहन है और कम खर्चे में हम अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को भी आसानी तरीके से संपन्न कर सकें। तो इनका नामकरण याद रखिएगा। पहला नंबर है इलाहाबाद से हल्दिया तक, दूसरा जलमार्ग संख्या नेशनल वाटरवेज, ये है सदिया से धुबरी असम अरुणाचल प्रदेश। 3 नंबर में कोल्लम से कोट्टापुरम केरल में, चौथा काकीनाड से मरक्कानम आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो रेलवे मंडल को कई भागों में बांटा गया है और उन्हीं में से एक मंडल है दक्षिण तटीय रेलवे। तो दोस्तों ये 18वां है, 17 और हो चुके हैं। जैसे पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में, उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में, उत्तर मध्य का इलाहाबाद में। ऐसे ही पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पश्चिम मध्य रेलवे पमरे, आप मध्य प्रदेश के हैं तो जानते ही होंगे कहाँ है पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय। तो 1998 में उसकी स्थापना हुई थी और जिस जिले में स्थित है उसको संस्कार धानी कहा गया है मध्य प्रदेश की। उच्च न्यायालय भी वहां है, आपको बताना है, संकेत बता दिया हूं मैं। आगे बात करते हैं तटीय रेलवे। दक्षिण तटीय रेलवे ये नया मंडल है, नया रेलवे जोन है। तो 18वां रेलवे जोन जो बना है ये दक्षिण तटीय रेलवे के नाम से बना है और ये बना है कहां? विशाखापट्टनम में। इसको 18वां रेलवे मंडल रेलवे जोन घोषित कर दिया गया है। कब घोषित किया गया है? 2019 में। तो 2019 में इसको 18वां जोन घोषित किया गया है। कहां है? विशाखापट्टनम में है। विशाखापट्टनम कहां है? आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह भी कहां है? आंध्र प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, इस शब्द का समझ लिए मतलब क्या होता है। केंद्रीय का मतलब केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया होगा, यानी पूरे भारत सरकार, यानी पूरे भारत के लिए भारत सरकार द्वारा। अंतर्देशीय, अंतर्देशीय का मतलब होता है देश के अंदर। जलमार्ग प्राधिकरण का मतलब वाटरवेज, मतलब नदियों के माध्यम से जो परिवहन होगा उसके लिए प्राधिकरण का गठन किया गया है, मतलब ट्रिब्यूनल अथॉरिटी। ये क्या काम करेगी? देश के अंदर जो भी नदियां हैं वहां से जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी। और ये संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ अवस्थित है ये पूछा गया है। ये मुख्यालय स्थित है कोलकाता में। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न आता होगा कि इसकी स्थापना कोलकाता में ही क्यों हुई? तो कोलकाता जो है दामोदर नदी, हुगली नदी, इसके तट पर बसा हुआ शहर है और ये प्राचीन ऐतिहासिक शहर है जहां का विकास अंग्रेजों के समय में भी हुआ। कोलकाता पहले भारत की राजधानी भी रहा है। साथ ही साथ ये बंदरगाह, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह से भी जुड़ा है। तो देश में अंतर्देशीय जलमार्ग को बढ़ावा देने के लिए इस प्राधिकरण का गठन 1987 में भारत सरकार द्वारा किया गया। ये देश के अन्य क्षेत्रों में भी जो अंतर्देशीय परिवहन है उनका भी ये समन्वय और नियंत्रण का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से शीतोष्ण घास मैदान नहीं है, कौन सा नहीं है? तो शीतोष्ण घास का मैदान क्या होगा? शीत प्लस उष्ण, माने ऐसा एरिया जहां गर्मी भी हो ठंडी भी हो, ऐसी ऋतुएं आती रहती हो, ऐसा एरिया किसमें कहलाएगा? शीतोष्ण में। तो ऐसे शीतोष्ण घास के मैदान कौन कौन से हैं पूछ रहा है, कौन सा नहीं है। तो इसमें से आपको ढूंढकर बताना है कि कौन सा ये नहीं होगा। वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में है, पंपास अर्जेंटीना में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है और लानोस वेनेजुएला में, इक्वेडोर में आदि कई देशों में है। तो ये जो दक्षिण अफ्रीका है, पंपास है, ऑस्ट्रेलिया है, ये मैप में जो हम देखेंगे तो ये लगभग ये दक्षिण अफ्रीका देश है और अर्जेंटीना है, ठीक, और ऑस्ट्रेलिया है। इनका लगभग जो एरिया है वो शीतोष्ण क्षेत्र में आएगा। लेकिन जो लानोस है, लानोस जो है दक्षिण अमेरिका में सबसे उत्तर क्षेत्र में अवस्थित एक देश है और वहां जो है ये उष्ण, ये किस क्षेत्र में जाएगा? उष्ण कटिबंध में, उष्ण घास का मैदान है ये, ठीक। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा लानोस, बाकी शीतोष्ण में है, लानोस जो है उष्ण घास का मैदान है। आगे बढ़ते हैं। वुड बफेलो नेशनल पार्क कहां अवस्थित है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहां अवस्थित है उसको बताना है, उसी का नाम है वुड बफेलो नेशनल पार्क।
ये अवस्थित है आपका कनाडा में। कनाडा में कहाँ है? एक अल्बर्टा प्रांत है कनाडा में। उस अल्बर्टा प्रांत में ये वुड बफेलो नेशनल पार्क अवस्थित है। ये कनाडा में है। कनाडा कहाँ है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में है। और हमने इसके बारे में भी पढ़ा कि दुनिया में सबसे ज्यादा समुद्र तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा है। इसकी राजधानी क्या है? ओटावा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है कुछ स्टेटमेंट और उसमें से हमको फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि इसका आंसर सही है कि गलत है। तो कथन को हम पढ़ते हैं, ज्वालामुखी उद्गार के साथ भूकंप आते हैं। ये बिल्कुल सही है, ज्वालामुखी उद्गार होगा तो उसके साथ भूकंप भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि धरती जो है, हमारी पृथ्वी जो है, कई प्लेटों से मिलकर बनी हुई है और उन प्लेटों में जब परिवर्तन होता है, हलचल होती है तो भूकंप आते हैं। ज्वालामुखी उद्गार उसी का क्रम है। ज्वालामुखी से वातावरण में जलवाष्प आता है, धूल आता है और गैसें निकलती हैं। तो ये भी स्टेटमेंट है। हमको आंसर चूज करना है कि कौन सा सही होगा। तो पहला बताता है कि दोनों कथन एक का सही स्पष्टीकरण है। ये स्पष्टीकरण नहीं है, केवल दोनों कथन सामान्य जानकारी प्रदान करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक, यानी सत्य दोनों है, इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। सोनोरान क्या है? सोनोरान जो है उत्तरी अमेरिका का एक मरुस्थल है। जिस तरीके से भारत में थार मरुस्थल है, ठीक, मंगोलिया है, मंगोलिया में शीत मरुस्थल, ऐसे ही सोनोरान नाम का मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। कौन सा मरुस्थल? सोनोरान। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना एक तरफ दिया है झील और दूसरी तरफ दिया है देश का नाम। तो ऐसी महत्वपूर्ण झीलें जिनका नाम डायरेक्ट एग्जाम में आता है, हमें जानना चाहिए। एक प्रसिद्ध झील है ग्रेट स्लेव झील। ये झील जो है उत्तर अमेरिका में है और उत्तर अमेरिका के सबसे उत्तरी देश में स्थित है, मध्य में, जिसको हम कहते हैं कनाडा। ठीक, कनाडा में अवस्थित है। यहाँ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और यहाँ कनाडा है, ये यूएसए है। यहाँ अवस्थित है एक झील, उसको कहते हैं हम कनाडा। बैकाल झील कहाँ है? बैकाल झील रूस में है। संसार की सबसे गहरी झील है। मिशिगन झील कहाँ है? ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। आप नाम सुने होंगे 5 झीलें, तो 5 झीलों के नाम से 5 मीठे पानी की झीलें। तो मीठे पानी की झीलें हैं सुपीरियर और मिशिगन। मिशिगन कहाँ है? यूएसए में ही है। इरी, ओंटेरियो और ह्यूरन। ठीक है, ये सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटेरियो, ये 5 मीठे पानी की झीलें दुनिया में फेमस हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के सीमा के बीच अवस्थित हैं। और विक्टोरिया झील है कनाडा में। विक्टोरिया झील वही झील है जहां से नील नदी का उद्गम होता है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है और यहीं से विक्टोरिया झील से निकलती है। ये तंजानिया में है, अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे तंग घाटी क्या होती है? कहाँ है? कौन सी है? तो तंग घाटी का मतलब क्या होता है? तंग घाटी का मतलब होता है सकरी घाटी, नैरो वैली। तो नैरो वैली कहाँ है बताना है आपको। तो वैली अवस्थित है द ग्रैंड कैनियन में। द ग्रैंड कैनियन कहाँ है? वो है यूएसए में और यूएसओ में कोलोराडो नदी। ठीक, यूएसए में एक कोलोराडो नदी है एरिजोना प्रांत में और वहां 2 पर्वतों के बीच में ये जो घाटी है, तंग घाटी, उसको हम कहते हैं ग्रैंड कैनियन। तो कोलोराडो नदी में सबसे तंग घाटी है और सकरी घाटी है, उसको हम कहते हैं ग्रैंड कैनियन। और ये कहाँ है? यूएसए में है, एरिजोना प्रांत में है और कोलोराडो नदी पर है। ध्यान रखिएगा, कोलोराडो नदी में। ये प्रश्न पूछा जा चुका है एमपीपीएससी प्रीलिम्स में।